क्वेश्चन दिया था क्या घर से करने को कोई? हो गए? हो गए? 20 नहीं हुआ? आओ करा देता हूँ। आओ जी, रिवाइज पहले करोगे एंड में करोगे? पहले आओ। आज लेक्चर कौन सा तुम्हारा? चौथा लेक्चर हो गया आज। आओ जी, चैप्टर चल रहा है आपका मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग, बोलो सबसे पहला क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? EOQ अच्छे से याद हो गया? बोलो फॉर्मूला क्या है? 2AO अपॉन C रूट में, ठीक है। EOQ का मतलब क्या होता है? कितना ऑर्डर करना, हाउ मच टू ऑर्डर इन वन ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद EOQ पे कौन कौन सी कॉस्ट बराबर होती है? OC और CC। या 2AOC में A का मतलब क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। C का मतलब कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। अगर एनुअल नहीं है तो पहले एनुअल लेकर आओगे, और ध्यान रखना किसका होना चाहिए? रॉ मटेरियल का। फिनिश गुड्स का है तो नहीं चलेगा, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की होनी चाहिए। कैरिंग कॉस्ट कैसे होनी चाहिए? पर यूनिट पर एनम। यहाँ तक सही है सब कुछ, ठीक है। इतने में तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। EOQ के अंदर दो केस होते थे, हमने पढ़ा था। एक होता था विदाउट डिस्काउंट और एक विद डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट नहीं है तो कौन कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट होगी? OC और CC। और विद डिस्काउंट में PC, OC, CC तीनों। PC कैसे निकलता है? PC एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू परचेज प्राइस। कितना परचेज प्राइस है? OC कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएंगे? A अपॉन EOQ या OQ इनटू O। और C कैसे आएगा? EOQ बाई 2 और इंटू C, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ तक सब कुछ आता है। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करा था? इन्वेंट्री। वो तो हो गया EOQ नॉन EOQ, तो इसी में कर लिया ना, EOQ और नॉन EOQ में, तो ठीक है। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ऊपर क्या ले देते बेटा? ऊपर कंजम्पशन से रुपए में, ठीक है। तो इसको करके आंसर कैसे आएगा? टाइम्स में। ये आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? एक धंधे में कितनी बार इन्वेंट्री आ रही है, कितनी बार इन्वेंट्री जा रही है, ठीक है। आना जाना बताता चलेगा। अच्छा, ये आपने निकाल दिया। कंजम्पशन कैसे निकलेगी बेटा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और एवरेज तो पता ही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ये भी रुपीज में होना चाहिए और ये भी रुपीज में। अच्छा, अगर एक यूनिट्स में है तो फिर दूसरा भी किस में होगा? यूनिट्स में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसका ज्यादा, ध्यान से बताना, जिसका ज्यादा वो फास्ट मूविंग या स्लो मूविंग? क्यों? क्योंकि उसका होल्डिंग पीरियड क्या होगा? कम। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम, होल्डिंग पीरियड ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा? स्लो मूविंग, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फास्ट मूविंग स्लो मूविंग कब बता पाओगे? जब दो मटेरियल हो या उससे ज्यादा हो। एक मटेरियल में बता पाओगे? नहीं। एक में सिर्फ क्या निकाल सकते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहाँ तक सही है। एक बात बताना, देखें आप सही से बता पाते हो या नहीं। ओह, सरप्राइज मिल गया सुबह सुबह। हाँ, सुबह सुबह कॉस्ट पढ़ा था, कितना मजा आता था। फालतू सब्जेक्ट पढ़ते हो तुम सुबह सुबह। आओ इधर सुनो, ठीक है। मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया, मैंने बोला फालतू पढ़ दो। कहीं तुम बोलो इस टीचर के लिए बोल लो, इस टीचर के नहीं, मैं सब्जेक्ट के लिए बोल रहा था, मैं नाम भी नहीं लिया। अच्छा, अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ आप ना एक प्रोडक्ट बना रहे हो। ध्यान से सुनना, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तुमने निकाला, इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ रहा है 4 टाइम्स। क्या आ रहा है? 4 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा कुछ नहीं दे रखा, एक ही प्रोडक्ट दे रखा है, लेकिन उसने भाई ये बोला है इंडस्ट्री का टर्नओवर रेशियो। जैसे मान लो प्रोडक्ट है मोबाइल है, तो मोबाइल इंडस्ट्री का जो टर्नओवर रेशियो है वो है 5 टाइम्स। अब बताओ ये फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है?
ये स्लो मूविंग है, क्योंकि अब आप कंपेयर किसके साथ कर लोगे, इंडस्ट्री के साथ। मान लो इंडस्ट्री का यहाँ पर 3 टाइम्स होता तो हमारा वाला फास्ट मूविंग है, पूरी इंडस्ट्री में जितना सही से नहीं बिक पा रहा हम उतना अच्छे से बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, हम इंडस्ट्री के रेशो से ज्यादा भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, सही है एकदम परफेक्ट सब कुछ, ठीक है। कितने हो गए, 2। वेरियस स्टॉक लेवल्स, बोलो सबसे पहला, नहीं आर क्यू, हाँ रीऑर्डर क्वांटिटी, ईओ क्यू, फॉर्मूला बोलो 2AOC। खोल, कॉपी वॉपी नहीं खोलनी, सीधा इधर देखो, आप बता दोगे, विश्वास रखो बता दोगे। दूसरा रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल के 2 फॉर्मूले थे, 2 अप्रोच थी। पहला, जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, इनटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है। यहाँ तक सही है सब कुछ। अब यहाँ पर आप एक बात मेरे को बताना, मैं थोड़ा पहले ही बता दूं, कंजम्पशन जो होती है मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम है तो एवरेज निकाल दोगे। सेम लीड टाइम या जो रीऑर्डर पीरियड है वो भी आपको रेंज में दे रखा होगा, तो एवरेज निकाल दो। कुछ ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक, सर ये तो फालतू है, यहीं से बना लो, रीऑर्डर लेवल माइनस माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम, सही है। पांचवा है एवरेज, 2 फॉर्मूले याद है, पहला तो नॉर्मल मिनिमम, ठीक है सर। लास्ट डेंजर, डेंजर इमरजेंसी का लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन। सर अब ये इकलौता ऐसा है, बाकी सारे सेम थे। यहाँ तक सही है सब कुछ, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल में फॉर्मूले ने आरओक्यू बोला, अगर ईओक्यू आरओक्यू अलग अलग है तो किसको प्रेफरेंस देंगे, आरओक्यू। लीड टाइम वीक्स में है तो कंजम्पशन, और लीड टाइम आपका मंथ में है तो, ठीक है। एक चीज और बताओ, इससे मेरे को एक चीज और याद आ गई, टाइम लैग बिटवीन 2 ऑर्डर्स, ऊपर क्या आता है 12 मंथ और 52 वीक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है। अगर ये क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, टिप्स पे है पूरा, कर लोगे ना। अब आपने बोला एक क्वेश्चन नहीं हुआ, पहले वो डिसाइड कर लेते, मतलब चेक कर लेते। 20 नहीं हुआ क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या हो गया 10:30 के आसपास, ऐसा मन करता कहाँ वैसे, बाकी देखते हैं, आओ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों का हुआ नहीं, शायद नहीं हुआ, आओ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 अगर तुम्हारे पास है, ठीक है, नहीं तो यहीं देख लेना, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। ट्यूब्स फॉर टीवी फॉलोइंग आर द डिटेल फॉर देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर। पेपर का क्वेश्चन है बेटा, पहले बता रहा हूँ, पेपर में आया 6 नंबर का। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड ट्यूब्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो, ये रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, देख के कुछ वैसे अगर मैं बोलूँ कि ये फिनिश गुड्स भी है, दे रखी है यूसेज, यूसेज तो क्या होती है कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल की, और अगर ये भी मेरे को ट्यूब्स में दे रखी है तो मैं मान सकता हूँ ये रॉ मटेरियल है। लेकिन एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, यहाँ तक सही है। लेकिन सारी नीचे वाली कैसे दे रखी है आपको, ठीक है। तो ये हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 100, सबसे पहला पार्ट क्या बोला बताओ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करूँ, जब आप यहाँ पे ईओक्यू निकालोगे, मजे की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ईओक्यू 2AO अपॉन सी होता है रूट में, तो ओ है तो ओ तो दे रखा है भाई, सी आपका यहाँ से आ जाएगा 2% 500 का, सही है। बात करते हैं अब ए की, ए क्या लोगे सर, ए को निकालने के यहाँ पर आपके हिसाब से 2 तरीके होने चाहिए। ये देखो अगर मैं बताऊं आपके हिसाब से 2 तरीके, सर अगर ये मंथली डिमांड है तो 2000 ट्यूब को 12 से मल्टीप्लाई, ये हो सकता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है एवरेज यूसेज। अगर एवरेज यूसेज मुझे एक हफ्ते की 100 ट्यूब्स दे रखी है तो 100 को 52 वीक से मल्टीप्लाई कर दो तो भी एनुअल आ जाएगा भाई,
सही बात है ना। अब तुम कंफ्यूजन में पड़ गए कि भाई मैं ए कौन सा वाला लूँ, तो लॉजिक समझो, लॉजिक यहाँ पर एक टर्म लिखा है, आगे पढ़ो, ये क्या है, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड किसकी होगी, हमारे प्रोडक्ट की, तो ये किसके बारे में बात कर रहा होगा, फिनिश किलो में है और रॉ मटेरियल भी किलो में हो सकता है। भाई मैं लड्डू बना के बेच रहा हूँ तो लड्डू भी किलो में है, और लड्डू जिस चीज से बन रहा है भाई वो भी किलो में आ रही है, तो मैं कैसे बाई, अगर कभी भी ऐसे कंफ्यूजन हो जाए तो यूसेज या कंजम्पशन वाला जो है हम इसको रॉ मटेरियल मानते हैं, ठीक है। और अगर इससे कभी 5200 क्यों, 52 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि वीक में है, अगर मंथ में होता तो 1200, ठीक है। ए आ गया, ठीक है। अब आओ, अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन। ये चीज इस क्वेश्चन में अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर बताना, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 20। आओ, पहले मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वाला ए। या ए कैसे निकलेगा, ए निकलेगा एवरेज कंजम्पशन, ये वाला पार्ट अच्छा था इसका, एवरेज कंजम्पशन पर वीक इनटू में 52 वीक्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, 100 ट्यूब्स था ना, इनटू हो जाएगा 5200 ट्यूब्स, ठीक है। बस आगे क्वेश्चन नॉर्मल है, ओ निकालना है और सी। ओ और सी तो शायद दे रखा है। ओ कितना, 500 का 2% है ना, तो ये कितना था, 100 रुपये, 100 रुपये पर ऑर्डर, और ये है 500 रुपये था परचेज। फॉर्मूला बोलो भाई, सी रूट में, तो कर लो सॉल्व। 2 ए कितना है, ओ कितना, 322 ट्यूब्स, पॉइंट मारा है। आओ पहले इतना चेक कर लेते हैं कि इतना अपन ने सही करा। कोई चैप्टर ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है इसमें करने को। कैसे हो गई भाई पता नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता कैसे हो गई। उन्होंने बोला, उन्होंने बोला लेनी है, मैंने कहा भाई ले लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो फ्री बैठे हैं, वेले हम तो घर में बोर होऊंगा, मैं कहा तुम्हारे साथ टाइम बिता लूंगा। तो मुझे बुलाया ना, मैं तो पता नहीं, मेरे को यार दूसरी क्लास आया होगा ग्रुप पे है, मेरे को मात्र लगता 3-4 मिनट में आ जाता हूँ। मैं क्यों आऊँ यार दूर से, नहीं इधर बगल में नहीं, सामने की तरफ है। मैं समझ गया मैं। और एक पीछे मैडम, मोदी नगर, आप लोग कब, तो तुम्हारे को सामने कुछ दिख रहा था, क्योंकि मैं जब अभी आया तो मुझे ही मेट्रो दे रही थी। ये समय जितनी जल्दी निकाल दो उतना बढ़िया है, आगे की जिंदगी बहुत अच्छी है। हालांकि इस लाइन में बहुत प्रैंक होता है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, हो गया, यहाँ तक हो गया। आओ, क्या करना है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट पढ़ो।
इफ सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स, ठीक है। अब मैं गया प्रियांशु के पास, मैंने प्रियांशु को बोला कि 322 ट्यूब चाहिए। प्रियांशु कहता सर मैं तो 1500 दूंगा एक बार में, बोरी 1500 की है, ले लो, डिस्काउंट 5% का दे दूंगा, अगर लेना तो लो। क्या करें? अब देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी गलती कर दी, हम अपना पूरा क्वेश्चन सही करके आएंगे वहाँ, ठीक है। इंस्टीट्यूट तो पागल है, कुछ भी करता है। EOQ क्या करोगे? नॉन EOQ, ठीक है। ये बात रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी वैसे, चलो कोई बात। थोड़ा सा स्पेस देके दूसरी कौन सी आएगी भाई? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। नहीं लिखवाऊँ या लिखवाऊँ? ठीक है, तुम्हारा भरोसा नहीं है, लिखवा ही देता हूँ। A इंटू परचेज प्राइस, बाद में पूछो क्या होता है। ये होगा A अपॉन ऑर्डरिंग क्वांटिटी इंटू O, और ये होगा ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय 2 इंटू C, ठीक है। हाँ, तो A कितना था भाई हमारा? 5200 ना शायद। तो EOQ में परचेज प्राइस कितना होगा? 500 रुपये था, 500 रुपये या 500, और डिस्काउंट कितना दिया था प्रियांशु ने? तो ये हो जाएगा 500 माइनस 5%, ठीक है। ठीक है, कैलकुलेशन आप करना बेटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ होगा 5200, EOQ कितना आया? 322। बेटा जो पॉइंट में आ रहा है हम पॉइंट में ही ले लेंगे, है ना। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये, और यहाँ आ जाएगा 5200। प्रियांशु ने कितने यूनिट बोले थे? 1500। 322 है गोदाम में, तो एवरेज लेंगे 322 बाय 2, और कैरिंग कॉस्ट कितनी थी? 10। यहाँ 1500 आए, तो 1500 ऑन एन एवरेज। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर कैसे आएगी बताओ? कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में ना यहाँ, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी ले लूँ? कैरिंग कॉस्ट कितनी परसेंट है? 2%। 2% है तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ऐसे ही दे देता हूँ रेड पेन से, 2%। या तू इधर चल थोड़ा, सही है। हाँ, 2%, 500 माइनस 5%, वही जो 400 आप कुछ कह रहे हो, जो भी आ रहा होगा, 490, 475, सॉरी, ठीक है। लो भाई, अब बता दो, ठीक है। मुझे भी बताओ टोटल वैल्यू ये कितनी आ रही है वैल्यू? 26 लाख ये वाली EOQ वाली, और नॉन EOQ 24 लाख 70,000। ओके जी, आगे बोले। आगे बोले। वन 4.90, सही लिखा मैंने? 16-14, ठीक है। 346.67 कर दूं, ठीक है। बाकी भी निकालो आप, मैं भी चेक कर लेता हूँ। ये तो सही निकाला तुमने 16-14, दूसरा वाला भी सही निकाला होगा। हाँ जी, आगे वाला बोलो भाई। 16,100, 1610, और इधर बोलो 7120, 7125। अबे क्या बोल रहे हो? मैं अपना कर रहा हूँ, छोड़ो, मजा ले रहे हो मेरे से सुबह सुबह। 7125, 7125 है ना। टोटल करके बताओ कितना आएगा? यह जगह 16-14.90। बेटा कैलकुलेटर सबको चलाना, पहले बता रहा हूँ, आपकी स्पीड नहीं बनेगी वरना। यह आ जाएगा 26,03,224.9, है ना। 224.9, उसको 225 भी लिख सकते हैं, है ना। दूसरा आएगा 24,70,000 प्लस 7125, है ना। 2477,471.67। क्या करना चाहिए? डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें? सर डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करो, बिल्कुल अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। चलो नोट करो, बस हो गया, ठीक है। इनका देखें, इन्होंने गलती करी होगी पक्का, है पागल है, कुछ भी करते हैं। कहीं से कुछ भी उठा लेते हैं, ऐसे होता है, फिर उसको अपडेट भी नहीं करते। 2022 का सिलेबस चल रहा है, बड़े ही नहीं हुए कोविड के बाद से, कोई चेंज नहीं है। हो गया?
पक्का? नीचे डिसीजन क्या लिखूं भाई? डिसीजन, डिसीजन जरूर लिखना, आधा एक नंबर होता है इसका। क्या लिखोगे बस छोटा सा, कंपनी, कंपनी शुड एक्सेप्ट, कंपनी शुड एक्सेप्ट डिस्काउंट ऑफर। भाई डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, रिजल्टिंग इन, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन कॉस्ट। कॉस्ट कम हो गई, कितने से कम हुई वो बता दो बस, ये लिख दिया करो, है ना साथ में। मैं तो कर लेता हूँ 2603224.9 है ना, तो 1,25,000 समथिंग है ना, 753.23 है ना, तो तुम्हारे मोटे मोटे 1.25 लाख रुपए बच जाएंगे भाई इससे, है ना। पेपर में ऐसे ही करना है, स्केल स्केल से लाइन नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। मेन है तुम्हारे अमाउंट साफ साफ होने चाहिए बस। अगर कुछ गलत हो जाए एक लाइन से काट के दूसरे पे लिखना, ये नहीं उसको खुरसते जा रहे हो बोला जब तक पेपर नहीं फट रहा, होते हैं ना कुछ ऐसे बच्चे। आगे चलो, पक्का? रिजल्टिंग, इतनी खराब लग रही है क्या मेरी राइटिंग? ये ले भाई, अब ठीक है। लेट कैसे होगा सर? कहाँ से आते हो? पास में कहाँ से? मंगलम के पास से, विनोद नगर, वहीं रहता है फैमिली के साथ शुरू से? वैसे ही पूछ रहा हूँ, है 5-6 साल, उससे पहले? अरे मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, तू घबरा क्यों रहा है? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब शुरू से वहीं पे। अच्छा अभी यहाँ 5-6 साल हुआ, तो 11 12 यहीं से करी है? तो कोचिंग वोचिंग यहीं से ली थी? 11 12 की ली थी कोई कोचिंग या मतलब हाँ वहीं आसपास एबीजे कहाँ पढ़ा था 11 12 वहीं से ली थी? तो वहाँ पे कहाँ से ली थी? अबे मैं उस एरिया के आसपास बहुत टीचर्स को जानता हूँ, सिर्फ इस वजह से पूछ रहा हूँ। तू बता ना, तू बता ना, तू कौन से टीचर से पढ़ा है ना? छोड़ो भाई, क्वेश्चन में आओ। भाई भावुक हो गया। चलो दूसरा बेटा, इसके बाद दूसरा क्या करना था? दूसरा रीऑर्डर मिनिमम मैक्सिमम, ऐसे ही पूछ रहा था भाई मैं सामाजिक ज्ञान के लिए। रीऑर्डर लेवल और क्या था? मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। आओ जी, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल बताओ कौन सा फॉर्मूला? क्योंकि सेफ्टी स्टॉक की तो कोई बात ही नहीं है भाई, क्या ले लूं? लीड टाइम। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम। मिनिमम का फॉर्मूला बताओ, आर ओ एल, आर ओ क्यू। आर ओ क्यू क्या लोगे इस क्वेश्चन में? ईओ क्यू। माइनस क्या करोगे बेटा? मिनिमम कंजम्पशन और अब तो हो ही जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट ही था जिसमें दिक्कत आ रही होगी आपको, है ना, मतलब वही ए से दिक्कत आ रही होगी या बाकी तो है ना। बाकी तो रीऑर्डर मिनिमम मैक्सिमम सब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, सारा तो कुछ दे ही रखा है क्वेश्चन में, कर लो एक बार। ईओ क्यू, ईओ क्यू। अच्छा इसमें रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है, हाँ सही है, फिर 1500 आएगी। भाई यहाँ पे एक बात सुनो, रीऑर्डर क्वांटिटी ईओ क्यू नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना कि वो अभी क्या ऑर्डर कर रहा है, 1500 कर रहा है ना। इन्होंने क्या लिया, इनका वाला चेक करते हैं पहले। नहीं चाहिए यहाँ पर, रीजन बताऊं 1500 क्यों नहीं लेनी चाहिए? देख वो अभी तो ऑफर दे रहा है ना, हम अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं वो एक इंटायरली डिफरेंट थिंग है। आपको आरओक्यू में अलग से क्वांटिटी सिर्फ जब लेनी है जब कंपनी की पॉलिसी ये हो कि वो करंटली अभी क्या मंगा रहा है, ठीक है। अभी तो हमने बस ये डिसीजन मांगा है कि ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी तो कुछ नहीं मंगा रहा ना। देख कई बार क्वेश्चन कैसा आता है, तेरे को ध्यान होगा, मैंने भी एक दो में मान लो 500 मंगा रहे हो, 500 केजी सामान मंगा रहे हो, ठीक है। फिर वो आगे पूरा क्वेश्चन बनाता है, फिर क्वेश्चन के बाद कहता है कि ईओ क्यू निकालो और ये
गलत क्या छाप रहे, क्या छापा गलत? अरे ये पागल है, छोड़ यार, मैं क्या बोलूँ अब। फिर आंसर कैसे चेक करूं, मतलब रेफरेंस लेता हूं तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ये क्या होता कुछ 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 क्वेश्चन में हो रखा है ऐसा, हर एक में नहीं है। ये असल में क्या है, ये लोग आलसी है। खाली सीएमए वाले नहीं, सीए वाले भी आलसी हैं, अपने बुक को ना, स्टडी मटेरियल को अपडेट नहीं करते। टीचर बताते रहते हैं गलती है, वो कहते हैं ओके। अबे तुम सही भी तो करो। ओके, ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। हो गया। भी यहाँ पे चेक करके समझ आ ही जाना चाहिए था कि अगर यहाँ 322 है तो ऊपर मिस प्रिंटिंग ही हुई होगी कुछ, क्योंकि आपका आंसर भी सेम ही आ रहा ना। ठीक है, आगे चले। 1422 तूने करा नहीं सॉल्व? नहीं करा ना एक्सेप्ट, ये तो ना डिसीजन मैंने लिखा तो था इतना सुंदर सुंदर। मतलब क्या लिखा है? हाँ छोड़ो, अरे सारी बात नहीं माननी पड़ती इंस्टीट्यूट की, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। आओ 19 हो चुका, 18 हो चुका, पहले 17 करा देता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है 17, आओ। लेकिन 17 से वो ले लेंगे, वो क्या ले लेंगे? ये वो वाली भाषा मत बोला करो यार। आओ, चलो। हाँ सही बात है, देखो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट अभी लिखना नहीं है किसी को, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का नाम है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। तो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल की वैल्यू किस पे करूंगा। तो जितना अभी तक सारा खर्चा लग चुका है सप्लायर से अपनी फैक्ट्री तक लाने का, वो सारे खर्चे अपन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है सप्लायर, गोदाम। अब सप्लायर ने गोदाम यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे से ट्रक में सारा सामान भरा। अब भाई मेरी ड्राइंग ऐसी है तुम, ठीक है, ट्रक में सारा सामान भरा, ठीक है। एक काम करता हूँ, ट्रक चला के दिखाऊंगा तुम्हारे को, अभी चलाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं अपनी फैक्ट्री बनाता हूँ, ये मेरी फैक्ट्री है, जैसे एक घर बनाते थे बचपन में। लो, ये क्या है, फैक्ट्री है, ठीक है। अभी नहीं लग रही ना, अब लगेगी, रुको। अब लग रही है फैक्ट्री, ठीक है। ये फैक्ट्री है, यहाँ तक आने का टोटल खर्चा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, थोड़ी कलाकारी तो दिखा ही सकता हूँ ना, ये लो, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस बॉर्न बाय, ध्यान से सुनना, बॉर्न बाय फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर्स फैक्ट्री टू, तक ले लूंगा, टू अवर ओन फैक्ट्री, सही है। सारे खर्चे लूंगा। तो बेसिकली इसके अंदर सामान भर दिया, इसके अंदर तुमने सामान भर दिया। अब ये सामान लेकर के, ये सामान लेके यहाँ से चला 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 पहुंच गया, ठीक है। तो जब तक यहाँ जाएगा तब तक के सारे खर्च, ठीक है, समझ गए। आओ, ठीक है। तो अब इसमें आएगा क्या क्या, आप नोट आराम से कर लेना, पहले आपको सब समझा ही देता हूँ, आराम से सुनो। देखो देखो, अगर मैं बात करूं कि मैं प्रियांशु से कोई सामान लेकर के आ रहा हूं, तो प्रियांशु मेरा बिल बनाएगा सारा सामान का। अब पहले समझो बिल में क्या क्या चीजें आएंगी। बिल का मतलब क्या है, इनवॉइस। इनवॉइस में क्या क्या आएगा वो समझना, ठीक है। सबसे पहले इनवॉइस, ठीक है, सब बताऊंगा। तो परचेज लिया, परचेज में से कोई डिस्काउंट है माइनस कर दिया। और परचेज में खाली रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल के अलावा भी अगर आपने कोई सामान लिया सब कुछ आ जाएगा। जैसे आपको बताता हूँ, मैं प्रियांशु से रॉ मटेरियल ला रहा हूँ बहुत सारा। तो प्रियांशु ने बोला सर रॉ मटेरियल आप लेके कैसे जाओगे, हम ड्रम भी देते हैं, आप ड्रम भी साथ में ले जाओ, होता है ना ऐसा। तो भाई ने मुझे एक ड्रम दिया जिसमें मान लो 25 किलो सामान आ सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात,
इसमें 25 किलो सामान आता है, मैंने वो ले लिया। तो मैंने इससे बोला प्रियांशु से, मैंने कहा भाई मेरे धंधे में ड्रम का कोई काम नहीं है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 1,000 रुपए वापसी मिल जाए, या ऐसा हो सकता है 1,000 में से 100-200 ये काट ले, बाकी पैसे मुझे वापसी कर दे। ऐसा होता है ना ऐसा? तुमने वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है बड़े लेवल पे, ठीक है, कि आपने कोई ड्रम वगैरह लिया तो अब आप उसे वापसी करोगे तो वहां से भी पैसे आ सकते हैं। तो पहले परचेज प्राइस में सब कुछ जुड़े लगेगा, ठीक है। बिलिंग जो होती है जीएसटी सब पे लगता है, यहाँ तक की बात ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करा, परचेज प्राइस लिया, डिस्काउंट माइनस करा। अब ये तुम्हारा शेयर भी, तो जीएसटी जो होगा, जीएसटी जनरली इस प्राइस पे लगता है आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि जो मैं पे कर रहा हूँ जीएसटी उस पर लगेगा। और जीएसटी सिर्फ मैं जब इतने का बना, बिल में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती, यहाँ तक सही है। अब इस बिल के बाहर के खर्चे देखते हैं, बिल के बाहर के खर्चे क्या हैं। बिल के बाहर खुद लेके जाओ जैसे लेके जाना है। तो अगर मैं कराऊंगा तो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ेगा क्या, ठीक है। बात ध्यान रखना, ये सारे खर्चे जब लूंगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है और बोलो। इंश्योरेंस कराऊंगा, मान लो किसी दूसरी स्टेट में लेके जा रहा हूं, इंश्योरेंस हो सकता है। जितनी चीजें हैं बाकी की सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो टोल टैक्स और क्या लगता है, और क्या आ सकता है बताओ, और कोई खर्चा? फैक्ट्री तक तो अभी पहुंचेंगे ना। लोडिंग हो सकता है, बिल्कुल, ये लो भाई, लोडिंग या अनलोडिंग चार्ज कुछ भी हो सकता है, सही बात है। और बोलो। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो खर्चे होंगे देख लेंगे अपन। यहाँ तक की बात सही है सारी, यहाँ तक ले लिया। अब इसके बाद आप फैक्ट्री में पहुंच गए, फैक्ट्री की बात सारी हो गई। तो हमारे को एक होता है फाइन, ये जरूर सुना होगा, ठीक है, या इसको पेनल्टी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये चीजें हैं नहीं लेंगे, रीजन समझना क्यों। पहले भी मैं आपको बताया तो होते क्या है, देखो फिर आपको अपने आप समझ आएगा। फाइन और पेनल्टी क्या है, पहले इसको समझते हैं। मैं जिस ट्रक में कि एक बार में 1,000 किलो सामान ला सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा 1,000 क्यों भरूं भाई, मैं तो इंडिया में रहता हूँ, 1,000 तो उसकी कैपेसिटी है ना, मैं तो 1,800 भरूंगा। पूरा ऊपर से दिखना चाहिए ना, आपने देखे होंगे ना जब रात में ट्रक चलते हैं, ये ट्रक होता है उसके ऊपर सामान ऐसे लोड हो रहा होता है पूरा, है ना। तो मैं ऊपर से लोड करके जा 1,000 का 2,000 भर के जाऊंगा अब तो, ठीक है। पुलिस वाले ने रोक लिया, अब पुलिस वाले ने चालान काटा 15,000 रुपए का। सबसे पहले तुम बताओ, ये जो चालान के पैसे क्या है, ये मैं भाई मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है, तो जो मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है वो मैं कॉस्ट में नहीं दिखा सकता। खर्चा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन अपनी कॉस्ट में नहीं दिखा सकता। आराम से कस्टमर से रिकवर कर सकते हो, यहाँ तक की बात ठीक है। तो फाइन पेनल्टी तो बच्चे को पता है, फाइन पेनल्टी को चालान से भी आप
यूज कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। अब आता है डिटेंशन और डीमरेज चार्जेस। डिटेंशन चार्जेस क्या होता है, आपके व्हीकल को डिटेन करके रख लिया। होता है ना, पुलिस वालों ने बोला तुम्हारा व्हीकल ही जब्त हो गया, अब तुम पुलिस वाले के पास जा रहे हो, उसे पैसे दे रहे हो या कुछ भी फाइन वगैरह दे रहे हो, और आप अपना जो व्हीकल डिटेन व्हीकल है उसे छुड़वा रहे हो तो वो भी पैसे हम अपनी कॉस्ट में कहीं नहीं लेंगे। क्यों? आपकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। इतना सही है सब कुछ, पक्का। अब आता है डीमरेज। अब डीमरेज का मतलब समझना क्या होता है। डीमरेज का मतलब तुम्हारे को समझाऊंगा। ये होता है, देखो डीमरेज, ये इंडिया है, पहले इंडिया बनाता हूँ। लग रहा है मैं नालायक हूँ, अब लग रहा है, अभी लगेगा, रुको। अब लग रहा है ना, नीचे श्रीलंका बन गया, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर कहीं पे क्या है, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का पोर्ट है। तो बेटा महाराष्ट्र का जो पोर्ट है, बाहर से शिप आई, बाहर से शिप आई। अब शिप में सामान है, तो शिप में सामान आते आते यहाँ पर आकर के अनलोड करेगी सामान, है ना। अब अगर तुम्हें पता हो तो होता क्या है जनरली, जैसे हमारी शिप अभी यहाँ पर है, पहुंच रही है, तो पोर्ट पे लाइन लगी होती है शिप्स की, और हर शिप को टाइम अलॉट होता है। जैसे मान लो उसको टाइम अलॉट हुआ, भाई 4 बजे से लेकर 4:30 तक अपनी पूरी शिप खाली करके आगे चले आना, डॉकयार्ड में चले आना। सुना होगा तुमने ऐसा, ठीक है। डॉकयार्ड बोलते हैं उसको, सुना है डॉकयार्ड? नहीं सुना? रेफरेंस दूं, तारक मेहता कौन कौन देखता है, शुरू से एंड तक पूरा देखो, पहले के एपिसोड देखे हो, अच्छे से देखे। सुंदर घाघरा चोरी क्या होता है, वो भिजवाता है, तो उसको डॉकयार्ड छोड़ने जाता है, कहता है डॉकयार्ड का टाइम है मुझे पहुंचना, अगर तुम्हें याद हो। पीछे जेठालाल लटका हुआ होता है। अरे कैसे फैन हो तुम, देखा, जिसने देखा है वो समझ जाए। पहले का ही एपिसोड है, अभी का नहीं, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, नेट पर सर्च करिए, यूट्यूब पे खाली तारक मेहता, आगे लिख दो डॉकयार्ड, बस देखियो, बहुत मजा आएगा एपिसोड में, ठीक है। तो हुआ क्या, अब वो डॉकयार्ड तक पहुंच रहा है, बात समझना, 4 से 4:30 तक का टाइम है तुम्हारे पास। लेकिन भाई कई बार ऐसा होता है, शिप को खाली करते हुए टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है, या जितना आपका एक्सपेक्टेड टाइम था, मान लो इससे आधा घंटा ऊपर लग गया, तो 4 बजे से 5 बजे तक तुमने शिप खाली करी, तो इस चीज के भी आपके ऊपर फाइन और पेनल्टी लगते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप लेट हुए तो खाली आप तो नहीं हो ना पोर्ट पे, पीछे और भी सारी शिप्स खड़ी है, सबका टाइम डिले होगा, और जितना अनलोडिंग में टाइम डिले होगा वो हमारे इंडिया में आने में टाइम डिले हो रहा है। टाइम डिले हो रहा है तो आगे का सारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा है, इस वजह से आपसे जो पोर्ट वाले लोग होते हैं वो चार्जेस लेते हैं, ठीक है। तो डीमरेज का मतलब अपने दिमाग में बस ऐसा रखना, जो आपको एक अलॉटेड टाइम दिया है उस टाइम को एक्सटेंड करने की वजह से आपके खर्चे बढ़ गए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, अगर तुम लोगों ने देखा हो, नो ब्रोकर की ऐप कभी चलाई है? मूवर पैकर के बारे में पता है? मूवर पैकर क्या होते हैं? मूवर पैकर क्या होता है, आपके घर में आएंगे, आपका सारा का सारा जो भी सामान है अच्छे से पैक करेंगे, अगर आपको कोई शिफ्टिंग करानी है दूसरी जगह लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो अगर कभी तुमने काम करा है, बहुत बढ़िया, नहीं करा तो एक काम करना, नो ब्रोकर की ऐप पे जाना, नो ब्रोकर की ऐप पे मूवर एंड पैकर करके एक सर्विस है, इसको अवेल करना। मैं नहीं कह रहा रियल में अवेल करो, बस आप एक क्वेरी डाल के छोड़ दो, आपके पास उनके कस्टमर सर्विस सेंटर का कॉल आएगा और वो आपको बोलेंगे सर आप एक काम करो, आप हमारे को कॉल पे बस ये बता दो आपके घर में सामान क्या क्या है, मोटा मोटा, ठीक है। आपने उन्हें सारा सामान बताया, सारा सामान बताने के बाद वो आपको चार्जेस बताएंगे। इवन वो आपसे ये भी पूछेंगे आप अभी जिस घर में रह रहे हो वो कौन से फ्लोर पे है, क्या वहाँ लिफ्ट है या नहीं है, और दूसरी जगह जहां आप जा रहे हो वो कौन से फ्लोर पे लिफ्ट है, गली जो है वो चौड़ी है, पतली है, क्या है, हमारे को पूरा सामान भेजना है, ठीक है। ये सारा काम करने के बाद मूवर और पैकर आपको एक टाइम अलॉट कर देंगे कि हम जो आपके पास आएंगे वो 3 से 6 लेकर के, मतलब 3 बजे से 6 बजे तक हम पूरा काम आपका कर देंगे। एक टाइम अलॉट होता है, ठीक है। लेकिन बेटा ये टाइम अलॉट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो तुमने उन्हें दी है, सही बात है ना। अब ऐसा हो सकता है जब तुमने मूवर पैकर को सारी इंफॉर्मेशन बताई तो तुमने छोटे मोटे आइटम को काउंट ही नहीं करा, तुमने बोला बड़े बड़े तो बताने होते हैं, छोटे कौन बताया, छोटे बताऊंगा तो पैसे ज्यादा लेगा। अब वो घर पे आ गए, घर पे आ गए, उन्होंने देखा छोटी मोटी चीजें बहुत सारी है, तो 3 बजे से 6 बजे की टाइम जो है बढ़ करके 3 से 8 का हो गया। तुम्हें क्या लगता है जो 2 घंटे ऊपर लगे इसके वो चार्जेस नहीं लेगा तुमसे? बिल्कुल लेगा। इन 2 घंटे के ऊपर के चार्जेस को क्या बोला जाएगा? डीमरेज चार्जेस। सिंपल सी बात है, जब आप कहीं पर भी कोई सामान शिफ्ट कर रहे हो और टाइम ज्यादा लगने की वजह से आपके ऊपर कोई फाइन, पेनल्टी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आ रहा है, उसको क्या बोला जाता है? डीमरेज। क्लियर हो गया ना? डीमरेज है क्या? ध्यान तो रहेगा ना, तीनों क्लियर हो गए। फाइन, पेनल्टी कभी ना कभी तुम्हारे ऊपर भी लगा होगा, नहीं लगा तो ना लगे, भगवान करे, फाइन पेनल्टी, ठीक है। लड़कों पे तो लगा ही होगा, है ना। डिटेंशन चार्जेस, व्हीकल को डिटेन करना। डीमरेज जब टाइम के डिले की वजह से। अब भाई ये तीनों का अगर आप नेचर देखो, ये तीनों का नेचर मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है ना, तो मैं बोलूंगा ये धंधे के लिए एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल लॉस है। और अगर ये एबनॉर्मल लॉस है तो इसको कॉस्टिंग के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेके जाओ,
किस साइड पे? डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड पे सारे के सारे खर्चे आते हैं, सही है। लेकिन आप इसको कॉस्ट शीट पे नहीं दिखा सकते भाई, कस्टमर से कैसे लूंगा? कस्टमर से ले रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। क्लियर हुआ क्या सब कुछ? पक्का? लो भाई नोट करो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना। ये लो। ड्राइंग तुम्हारी मर्जी है, बनानी हो ना बनानी हो। तुम गाड़ी चला तो नहीं पाओगे मेरी तरह। मजा आ रहा है सुबह कॉस्ट पढ़ने में? सब्जेक्ट से ऐसा होता है, लॉ का सोच के आया था मैं। तभी तो लेट आया था ना। चलो नहीं, बस भी नहीं मिली थी, वो तो 8:30 बजे तो बस में बैठा हुआ है। तू कहाँ से आया था? लोग तो ये पास में। वही तो। तू भी शुरू से त्रिलोकपुरी में? मेरे से पूछो कहाँ पढ़ता था। हैं? मेरे से पूछो कहाँ पढ़ता था। तो ट्यूशन ली थी? ट्यूशन नहीं सर, मैंने सेल्फ किया। अरे क्या बात है, 12 तक? यस। बहुत बढ़िया। बस वो छोटी मोटी क्लास में ले लिया होगा, एक बार जैसे बच्चे नहीं जाते हो, मैं भी लूँगा। हाँ, उसके बाद फिर नहीं। तो फिर मतलब पिटाई खा के वापसी आया था या दूसरों की पिटाई खा के नहीं, वापस ऐसा देख था के? वहाँ पे ना सीन हो गया था। सीन? हाँ। मैं जानना चाहता हूँ क्या सीन हुआ। अरे नहीं, वो सब बाद में पहले लिख लो, फिर वही छोड़ूंगा मैं। चलो भाई ने एक चीज़ अच्छी याद दिलाई, लिख लूँ। तो यहाँ पर जो स्टार लगाया था हमने डिस्काउंट का, हम भी लिखते हैं साथ साथ। यहाँ लिखवा रहा हूँ आपको डिस्काउंट के लिए, साथ में लिखवा रहा हूँ, आप कहीं भी लिख लेना। अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा, अगर आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा आप उसे कंसीडर करोगे बिल्कुल। अगर क्वांटिटी का डिस्काउंट होगा तो भी आप कंसीडर करोगे। बट अगर इनके अलावा कभी भी कैश डिस्काउंट होगा, क्योंकि 3 तरीके के डिस्काउंट होते हैं भाई, तो अगर कभी भी कैश का डिस्काउंट होगा इसे नहीं लेंगे। मैं इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। सर ये कैश क्रॉस के बारे में मतलब क्या इसका? कैश डिस्काउंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ट्रेड को लेंगे। तुम्हें पता था इतने डिस्काउंट होते हैं तीनों? क्वांटिटी वाले नहीं पता। ट्रेड और कैश के रेट ही ज्यादा है। ज़्यादा अभी क्वांटिटी बताता हूँ, पे सब ज़्यादा ही है। अभी बताता हूँ तीनों। इसको ऐसे लिखवा देता हूँ मैं, लास्ट वाले को ना एबनॉर्मल लॉस के साथ ऐसे लिख लो इसको, डेबिटेड टू कॉस्टिंग, और यहाँ लिख लो कैन नॉट
लो जी, हो गया। जून में कौन कौन पेपर दे रहा तुम में से? एक ग्रुप, बाकी बोथ ग्रुप्स? एक दो महीने में डिसीजन चेंज हो रहा है तो चले करें डिस्कस। कितना रहेगा प्रियांशु? हो गया अब नॉर्मल पे, और बाकी पीछे हो गया। आओ ठीक है, देखो भाई तुम्हारे को एक बात बताया तो जिसको नोट करने कर लेना। डिस्काउंट टोटल 3 प्रकार के होते हैं, ट्रेड, कैश और क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में तो बाद में जाएंगे, पहले बताओ होते क्या है। क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? जो सभी को मिलता है, जो लिस्ट में से लेस हो जाए। और ट्रेड डिस्काउंट, कोई एग्जांपल ट्रेड डिस्काउंट का? नेगोशिएशन करते हो, पालिका बाजार गए हो, सामने वाले बोला 2000, तुमने बोला 500, वो बोलेगा 700। ठीक है, तो 2000 से 700 तक आने का ये जो सफर है इसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, क्योंकि मैं सीए वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट, बच्चा छूट के जय माता दी सीधा बोलता है नो एंट्री। अबे अकाउंट्स की नो एंट्री नहीं पूछ रहा, मतलब क्या है? तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, जब नेगोशिएशन में मिलता है। ठीक है, तो भाई कॉस्टिंग में आप डिस्काउंट लोगे बिल्कुल ठीक है, क्वांटिटी लोगे ठीक है, कैश डिस्काउंट नहीं लेते। उसके पीछे रीजन है। कैश डिस्काउंट आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिला है, ये मैनेजमेंट में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, कॉस्ट शीट में कहीं नहीं आएगा है। ठीक है, रीजन बता रहा हूँ, रीजन क्यों नहीं आएगा वो समझो। ठीक है, तो जब ये इसके पास 20 लाख रुपए थे, ये रॉ मटेरियल लेने गया, तो ये रॉ मटेरियल लेने गया 10,000 किलो, 10,000 किलो कुछ आलू या था, तो परचेज प्राइस था कितने का? परचेज प्राइस था 10 का, पर क्योंकि ये कैश में पेमेंट कर रहा था, इसको परचेज प्राइस 10 की जगह कितने का मिल गया? 9 का। में ये 10,000 किलो लिया। अब भाई मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बैंक से कहीं से लोन लूंगा, तो मैं ₹5 खर्चा और मेरे पे भी आ रहा, 9 और 5 14, 10 और 5 15। हमने ये भी सोचा है कि हम प्रॉफिट सेम रखेंगे, ₹2 का, ये भी ₹2 का प्रॉफिट, भी ₹2 का, पर मेरा समोसा तो 17 का बिक रहा है, इसका समोसा 16 का, तो सब जाके इसी से लेंगे, मेरे से कोई लेगा ही नहीं। तो कॉस्टिंग का सीधा सा प्रिंसिपल है, कैश डिस्काउंट को आप इग्नोर करोगे, क्योंकि अगर दो लोग बिल्कुल सेम धंधा भी कर रहे हैं, एक के पास पैसा नहीं है, सिर्फ इस वजह से उसकी जाना गलत है। क्योंकि अगर उसकी कॉस्टिंग सिर्फ इस बात पर बढ़ रही है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो भाई उस पर तो कोई कस्टमर आके सामान ही नहीं लेगा ना, सब लोग जाके दूसरे से लेंगे। और अगर ये बोले कि भाई मेरे को इसी के जितना सेलिंग प्राइस रखना है, तो इसका प्रॉफिट कम हो गया, जो कि चीज सही नहीं थी। इसीलिए उन्होंने बोला बट कैश डिस्काउंट को आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखना, कॉस्टिंग में इसका कोई काम नहीं है, कोई बेनिफिट गलत नहीं है। हम ये बोलेंगे जैसे अकाउंट्स में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो, लॉ में आप सेक्शन पढ़ते हो, तो कॉस्ट वालों ने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, तो इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला सिर्फ इक्विटी हम दोनों में, ताकि इक्वालिटी बनी रहे, इसलिए कैश डिस्काउंट का बेनिफिट हम अपने में कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक बात समझियो,
तेरे को कैश डिस्काउंट मिला, तू अपने अकाउंट्स में, अकाउंट्स की बुक में, आप अपनी अकाउंट्स की बुक में पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो क्रेडिट साइड पे दिखाते हो डिस्काउंट रिसीव, बिल्कुल दिखाओ, हम मना नहीं कर रहे। बट जिस टाइम पे आप कॉस्ट शीट बनाओगे, मतलब कि ये समोसा मुझे कितने का पड़ा, बस उसमें काउंट मत करना। में सिर्फ उन आइटम को दिखाया जाता है जो मैं आराम से कस्टमर से रिकवर कर लूं और जो तरीके से सही कॉस्टिंग में आएगा उसके। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो कॉस्टिंग में नहीं आती है। अकाउंट्स में आप बैड डेट दिखाते हो, प्रोविजन दिखाते हो, इनकम टैक्स दिखाते हो, कॉस्टिंग में नहीं आता। कस्टमर से थोड़ी ना प्रॉफिट रखा तो 16, नहीं, उसको आप कह रहे हो कि हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो सेम रखेंगे। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेम रखेंगे। देख, उसे डिस्काउंट मिला है 5, टोटल कितना हो गया 15, ठीक है, और तू ये भी सामान 17 का बेच रहा है, तू भी 17 का, तो 2 का प्रॉफिट। अब तू ये बोल रहा है कि सर कायदे से 2 का प्रॉफिट थोड़ी हुआ, 2 का और 1 का प्रॉफिट हुआ, वो बात बिल्कुल ठीक है, आप उस तरीके से दिखाओ। लेकिन जब हम कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू पे करेंगे, कैश डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे। आप रुपए के हिसाब से दिखाओ, वो तो फायदा तो मिलेगा ना, तेरे पास पैसा है तो कायदे से मिलना भी चाहिए, है ना। जिन पे नहीं है भाई उसको नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, कभी अगर पेपर में आया कैश डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ भी इग्नोर करके आना, ठीक है। The particulars relating to 1200 kilo of a certain raw material purchased by the company during June were quoted by supplier। हमारे एग्जांपल में हमेशा बायर में हूँ, सप्लायर प्रियांशु है, तो सप्लायर ने लॉट प्राइस बताए एंड एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फॉर प्लेसिंग द। प्रियांशु ने क्या बोला, कह रहा अगर आप 1000 किलो तक का सामान लेते हो तो रेट क्या है, अगर 1000 से 1500 लोगे तो रेट कम हो जाएगा, 1500 से 2000 लोगे तो रेट 18। मैं बोलूँ यही तो क्वांटिटी डिस्काउंट होता है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदोगे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट भी मिला 20%, मैंने बातों में 20% का डिस्काउंट और उससे करवा लिया, नेगोशिएशन कर ली, ठीक है। इसके बाद प्रियांशु ने बोला सामान आपको कंटेनर में लेके जाना पड़ेगा। अब कंटेनर कितने का, ध्यान से, कंटेनर कितने का है, 1 ड्रम है, ड्रम में सामान कितना आएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 ड्रम में 25 किलो, टोटल सामान लेके कितना जा रहे हो, तो कितने ड्रम, 1 ड्रम में 25 किलो, तो टोटल 48 ड्रम होंगे। क्यों 48 ड्रम है, हर ड्रम में 25 किलो सामान रखोगे तो 1200 आएगा, चेक कर सकते हो आप, सही है क्या। 48 ड्रम और हर ड्रम 10 रुपए का पड़ा, तो पैसे कितने दिए, सही है सब कुछ। अभी तक मुश्किल है कुछ, ठीक है, बहुत तसल्ली से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ते में मत भागना। अब क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कस्टमर 8 रुपए पर ड्रम, मतलब अगर मैं इसको ड्रम वापसी करूंगा तो मेरे को 8 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे बोलते हैं सर जब ड्रम लेते हुए आपने 10 रुपए दिए, ड्रम वापसी करते हुए 8, तो सीधा नेट में 2 दिखा दो। बेटा नेट में 2 दिखा सकते हो अगर बीच में कोई टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई टैक्स आ रहा है तो अलग अलग चलाओगे, ऊपर 10 अलग चलाओगे, नीचे 8 अलग चलाओगे, ठीक है। रीजन समझा दूंगा उसको, ठीक है। यहाँ पे टैक्स का ट्रीटमेंट आएगा, ये देखो क्या बोला है, जीएसटी लगेगा 12% किस पे, बेटा ड्रम पे भी लगेगा, तो ड्रम पे लगेगा 5%, मतलब मैंने इसको ड्रम के पैसे कितने दिए थे 480, उस 480 पे 5% अभी जीएसटी भी लग रहा है, सही है। आगे टोटल फ्रेट, मैंने फ्रेट पे करा, फ्रेट मतलब भाड़ा पे करा कितना, इंश्योरेंस लगा 2.5% किस पे, इनवॉइस वैल्यू का मतलब जहां तक बिल बना था बस वो, ठीक है। भाड़ा कभी भी बिल में नहीं आता, भाड़ा अलग से आता है, फ्रेट कमीशन इंश्योरेंस सब अलग से आता है, पेड बाय द परचेजर, ठीक है। स्टोर ओवरहेड, अब स्टोर ओवरहेड मतलब स्टोर के ऊपर के खर्चे, मतलब जिस मेरे स्टोर में जहाँ लेकर आए वहाँ के ऊपर के खर्चे हैं, कितने लगाने, 5%, किस पे, टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जितनी मेरी परचेज कॉस्ट होगी उसका कितना, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है।
इंटायर क्वांटिटी वाज रिसीव, कोई लॉस नहीं हुआ, बीच में पूरी क्वांटिटी मिल गई 1200 किलो, पूरी प्रोडक्शन में दे दी। द कंटेनर आर रिटर्न इन ड्यू कोर्स, मतलब उसने बोला था 5 दिन में वापसी करना, हम 5 दिन में वापसी कर देंगे, ऐसा। ड्यू कोर्स का मतलब जितना टाइम था उसमें वापसी कर दी, ठीक है। मान लो अगर यहाँ लिखा आता है कि ड्यू कोर्स में आपने वापसी नहीं करे तो मेरे को 8 रुपये वापसी नहीं मिलते, मेरा खर्चा होता है 10 रुपये का। ड्रॉ अप अ सूटेबल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बनानी है, रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ना, किसकी, टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट, मतलब दोनों की बनानी है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी और अगर पर किलो के हिसाब से निकालोगे तो कितनी, दोनों के हिसाब से स्टेटमेंट। ऐसे मत करना कि पूरी टोटल में बना के सर बाद में 1200 किलो से डिवाइड कर दें, आंसर सेम आएगा, बट आपसे इंस्टीट्यूट दोनों चीजें चाह रहा है स्टेटमेंट में, एक कॉलम टोटल का, एक यूनिट का। समझ आया सही से, पक्का, ठीक है। आप सबके पास क्वेश्चन तो नहीं होगा, इसकी फोटो ले लो ताकि जब हम सॉल्यूशन पे आए तो आपके सामने क्वेश्चन रहे, है ना, फोटो लेना। कुछ बातें आपको भी नहीं समझ में आई होंगी, मैं समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, ठीक है। देखो आपको क्लियर हो जाएगा सब। आज उन्होंने बोतल ऊपर तक नहीं मारी, लास्ट क्लास बाहर वाले ने भी सुन लिया, लगता है। ले ली फोटो है भाई, करें स्टार्ट। आओ, अब क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपसे चीजें पूछूंगा, आप बताते चलो। आओ, क्वेश्चन कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 17 लिखना भाई, कैटेगरी ए, पेपर से पहले जरूर रिवाइज करना, ठीक है। बढ़िया सवाल है, कर दूं स्टार्ट। आओ, तो यहाँ पर बनाओ कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट बोल दे, कॉस्ट स्टेटमेंट बोल दे, सेम चीज, ठीक है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, एक कॉलम दिखाऊंगा यूनिट कॉस्ट का, यूनिट कॉस्ट मतलब पर केजी का, एक कॉलम दिखाऊंगा टोटल कॉस्ट का, ठीक है। इसके अंदर भी मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ जरा थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर एक यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग, थोड़ी सी वर्किंग आ जाएगी और अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे भी वर्किंग दिखा दूंगा, अगर कोई वर्किंग होगी, कोई कैलकुलेशन होगी तो, और ताकि उसे कुछ भी ऐसा ना लगे कि मैंने रटा है, ठीक है। अगर कोई भी चीज होगी तो हमारा पूरा आंसर सही माना जाएगा। लो जी, आपका भी फॉर्मेट रेडी हो जाए तो बताना, फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करूँ क्या, पक्का। आओ, सबसे पहले परचेज प्राइस बताओ, क्वेश्चन बढ़ गया कितना, आपके पास क्वेश्चन है परचेज प्राइस 1 किलो का कितना लिखो, टोटल 1200 किलो थे, यहाँ लिख देता हूँ। बताओ 1 किलो का कितना, 1 किलो का, अबे बहुत सारे, ये देखो ना, आपको सामान कितना चाहिए, 1200, तो 1200 तो इस रेंज के बीच में आएगा ना, 1000 से 1500, तो प्राइस कितना बड़ा, हाँ। जितना क्वेश्चन का सारा एक साथ मंगा रहे हैं, तूने मेरे को 3 प्राइस दिए थे, मुझे तो 1200 किलो मंगाना, मैं 1200 किलो के हिसाब से देखूंगा, ठीक है। ईओ क्यों निकलेगा ही नहीं, तो खुद सोच ईओ कैसे निकालूं, क्योंकि ना तो ए है, ना ओ है, ना सी है ना, नहीं निकल सकता ना। आओ, तो कितना लिखूं, यहाँ पर कितना लिखूं, 20 रुपये, यहाँ 20, और यहाँ कितना आ जाएगा, 20 इंटू 1200, करना टोटल कितना हो गया, 24,000। किसी को डाउट है तो पूछो, क्वेश्चन में दे रखा था सीधा 1 किलो का। बेटा यूनिट कॉस्ट का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट कॉस्ट का मतलब है क्या निकाल रहा हूँ मैं, पर केजी, बस ये लो, सही है। चलोगे आगे, चले। तो इस 20 में क्वांटिटी डिस्काउंट तो एडजस्ट हो गया ना, क्योंकि पहले 22 का था, 20 का पड़ा है ना। अब माइनस क्या करूंगा, और कौन सा डिस्काउंट माइनस करूं, क्योंकि पहले मेरे को इनवॉइस बनाना पड़ेगा, प्रियांशु पहले इनवॉइस बनाएगा मेरा, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, क्या अभी सब करूंगा, पहले डिस्काउंट दे दो, क्योंकि परचेज प्राइस पर डिस्काउंट लेगा, ड्रम पे थोड़ा डिस्काउंट लेगा, है ना। डिस्काउंट कितना, 20%, तो 20 का 20% कितना हो गया, यहाँ से 4 रुपए हो गए माइनस। अच्छा, यहाँ से 4 हुए तो 1200 किलो के कितने हो जाएंगे, 4800, लो माइनस करो, अभी ड्रम वगैरह सब लेके दिखाऊंगा, ये लो कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है। यहाँ आ गया 16, और यहाँ कितना आ गया बेटा, 19,200, चेक करो एक बार, सही है, सही है सब कुछ। बेटा इसके बाद अब क्या जुड़ेगा, सामान तो ले लिया, अब ड्रम में सामान रखोगे, हाँ। वैसे ना मैं ड्रम से पहले जीएसटी भी ले सकता था, लेकिन ड्रम पे भी जीएसटी लगा तो पहले ड्रम जोड़ूंगा फिर जीएसटी जोड़ूंगा, समझ लो ना।
ठीक है, ड्रम चार्जेस। अब बताओ ड्रम कितने थे, ये देखो नंबर ऑफ ड्रम कैसे निकालते हैं सर, 1200 किलो, एक ड्रम में कितना सामान आएगा, 25 किलो, तो ड्रम हो गए 48। तो भाई ड्रम हो गए 48, यहाँ लिखो सीधा 48 ड्रम है, और एक की कॉस्टिंग कितनी है, 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, जी आ जाएगा। बताओ पर केजी कितना है, पर केजी 0.40, चेक कर लो, सही है। ये पर केजी को आप एक तरीके से और निकाल सकते थे, बताओ कैसे, कोई बताएगा। पर केजी एक तरीके से और निकल सकता था, एक कितने का था, 10 का, एक ड्रम 10 रुपए का था, एक ड्रम में कितना सामान 25 किलो, डिवाइड कर लो, अभी भी 0.4 ही आएगा, जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ड्रम जोड़ दिया, कितना हो गया भाई, 19,680। अब क्या लगाऊंगा, जीएसटी लगाओ, जीएसटी कितना बोला था, जीएसटी पढ़ो, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो, 12% मटीरियल पे। आओ भाई इधर सुनो, ड्रम का पहले मटेरियल का लगाए थे, कितना मटेरियल का, तो 16 का 12% कितना हो जाएगा, 16 है ना मटेरियल की कॉस्ट, ये देखो इसका 12%, 1.9492 आ रहा है। 2300, 2304, ड्रम पे कितना रहेगा, ड्रम का बोलो, तो 0.40 का 5%, इसका 5% 0.02, ये है ना 0.02, और यहाँ क्या कर दो 0.02 इंटू, है ना, सही है, कोई डाउट है तो बोलो। एक बात बताओ, अगर जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता तो फिर जीएसटी नहीं आता कॉस्ट में, है ना। क्रेडिट मिल जाने का मतलब है जो जीएसटी आपने पे करा उसका आपको बाद में फायदा मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको टैक्स वाले सर बताएंगे इसके बारे में, यहाँ तो सही है सब कुछ। बेटा जीएसटी लगते ही मैं था ना, जीएसटी लगते ही मेरा इनवॉइस कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए इस टोटल को अपन क्या बोलेंगे, नेट इनवॉइस वैल्यू, ठीक है, नेट इनवॉइस वैल्यू। सर नेट वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्काउंट वगैरह माइनस होता है इस वजह से। हाँ जी, सर ये ड्रम पे लगना चाहिए ना जीएसटी, कौन सा वाला बेटा, सर ड्रम पे अगर जीएसटी आगे जाके हाँ 0.02 into 10 और मैं बताता हूँ, 0.02 ऐसे कर, ये कॉस्ट आई है ना 480, 480 में 5% लगा तो भी 24 ही आएगा, है ना, रुपए पे लगेगा, जीएसटी हमेशा रुपए पे लगता है। तो मेरी ये सारी तो मैं सीधा 1200 से मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। बाकी दोनों अल्टरनेटिव है, जैसे करना चाहो वैसे हो जाएगा। नेट इनवॉइस वैल्यू बोलो कितनी आएगी, ऐड करो सब कुछ, 18.34। ये बाकी लोग नालायक ऐड नहीं कर रहे, ऐड करो, पढ़ो। इंश्योरेंस है, और क्या है, इंश्योरेंस पहले खर्चे दे दो, इंश्योरेंस कितना, इंश्योरेंस 2.5% किसका, तो यहाँ पर 2.5% लूँ इसका, 3.34 का, और यहाँ 2.5% किसका ले लूँ, 22,008, 22,008 बोल देना सीधा, करेगा रे तू, मतलब बिजनेस है, बिजनेस को हिंदी में धंधा बोला, तुम धंधे से गलत क्यों समझते हो भाई। फ्रेट
कितना दिया? फ्रेट 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 240 है तो पूरे का होगा 240। एक ये लो जोड़ो, इसको जोड़ो दोबारा, कितना हो गया? सब कुछ यहाँ था, सारे खर्चे हो गए। खर्चे हाँ जी, खर्चे कितने मैडम, कितने बता रहे हो? 9985। और इधर 22 कुछ आएगा, 22,000 कुछ आएगा। नहीं, 22798 कोई दिक्कत। अभी भी मैं ये नहीं बोल सकता ये परचेज की टोटल कॉस्ट है, क्योंकि परचेज की टोटल कॉस्ट में उसको जाके ड्रम भी तो वापसी करो। रिकवरी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। लो क्रेडिट फॉर ड्रम लिख देता हूँ। क्रेडिट फॉर ड्रम कितने पैसे वापसी मिले थे? 8 रुपए वापसी मिले थे एक ड्रम के। ड्रम कितने हैं? 48 ड्रम है ना, 48 ड्रम्स। बोलो कितना आ जाएगा टोटल में, बता दो। लिखो, ये माइनस में लिखो ना, माइनस है ना, तो कर दो भाई माइनस। कितने का मटेरियल पड़ा पूरा? ये लिखता हूँ, इसको क्या लिखूं? ये मटेरियल की परचेज कॉस्ट है ना, तो इसको ले देता हूँ टोटल। सामान अंदर, ठीक है, मेरे स्टोर में सामान आ चुका है, इतना खर्चा करके। उसने एक खर्चा और दिया था, स्टोर के ऊपरी खर्चे, स्टोर ओवरहेड दिया था, अब स्टोर ओवरहेड जुड़ेगा। बिजनेस में एंटर कर चुका है, ऐसे समझो। ये देखो कहाँ गई हमारी ये फिगर। अभी तक आपके सारे खर्चे हुए कहाँ से? यहाँ से सारे खर्चे खर्चे करते अभी अंदर घुस गई। अब उसके बाद हमारे जो स्टोर के ओवरहेड होंगे वो लगेंगे। बताओ स्टोर के ओवरहेड कितने? 5% टोटल परचेज कॉस्ट। यहाँ लिखता हूँ, लास्ट खत्म हो गया। इस प्राइस लिखा होगा, अगर या तो परचेज प्राइस बोले या मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का मतलब सब कुछ, सारे खर्चे, ठीक। और इधर 1120 पॉइंट खत्म। इसको लिख दो, ये क्या आ गया? मटेरियल कॉस्ट आ गई मेरी, ये आ गई मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट इशूड एक्सपेक्टेड था, पर तुम लोगों ने पूछा नहीं। सर जब आपने ड्रम वापसी करे तो ड्रम के 8 रुपए मिले, तो जो कि आपने ड्रम को खरीदते हुए तो जीएसटी दिया था, तो ड्रम को वापसी करते हुए जीएसटी तो माइनस नहीं करा। अब प्रैक्टिकल है की बात सुनो। 10 रुपए, ध्यान से सुनना। प्रियांशु ने बोला सर ये 10 रुपए तो मेरे हो गए, मोदी जी का भी शेयर देना आपको। मैं कहा कितना है जीएसटी, कितना?
मैं तो ड्रम वापसी कर रहा हूँ। कहता भाई ठीक है, ये तो शरीफ बंदा है, इसने 10 की जगह 2 रख के वापसी कर दिया 8। जो इन्होंने रखे लगता है वापसी आएंगे। ये करेक्ट नहीं मिलेगा तेरे को, ठीक है, इसका कोई भी नहीं मिलता करेक्ट, ठीक है। क्योंकि एक बात समझना, ये ड्रम पे तेरी ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है। जब ट्रांजैक्शन पूरी हो गई, तूने जीएसटी की रिटर्न भर दी होगी, वो तो सरकार के पास पैसा चला गया ना। अब मैं तो एक बात समझ, मैं सरकार पे तो गए नहीं जीएसटी का आईटीसी मांगने। कर तू मुझे क्या बोलेगा, सर आपने मेरे को तो 10 रुपए दिए थे ना, मैं 10 में से 8 वापसी कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई मैं तू 10 में से 8 दे रहा है तो तू 80% दे रहा है, इसका देख। तू बोल रहा है सर क्रेडिट नहीं मिल रहा, मैं टैक्स के क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही नहीं कि आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, हम मान रहे नहीं मिलेगा। बात करूं ड्रम के क्रेडिट की, ड्रम का तो पैसा वापसी मिलना चाहिए ना, ड्रम का पैसा वापसी आना चाहिए। मैं तेरे पास आया, तूने बोला सर आप मेरे को बताओ आपने मुझे कितने, वो 50 पैसे कहाँ चले गए? सरकार से थोड़ी ना वापसी मिलेगा ड्रम का पैसा। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं हो सकता, नहीं होता, क्योंकि जीएसटी हमेशा लगता है जिस टाइम पर इनवॉइस बन रहा है, और इनवॉइस बनते हुए सिर्फ आप 10 रुपए दे रहे हैं, ट्रांजेक्शन कंफर्म है ही नहीं कि 8 रुपए को वापसी मिलेगा ही नहीं। सोच, क्योंकि 8 तो जब मिलेगा जब मैं ड्यू कोर्स में वापसी करूंगा, क्या पता वापसी करूँ ही ना तो कभी भी नेट नहीं होता। सरकार कहती है हम तो जीएसटी पूरे पे लेंगे भाई, ठीक है। नहीं, 0.50 मान ले भाई को दे दिया, अब तू तो मेरे को सिर्फ 10 में से रिटर्न कर सकता है ना, 0.50 तो तेरे पास है ही नहीं, तो तू रिटर्न कैसे करेगा? कितना नहीं लिखा लगाएंगे और उसमें आईटीसी रिटर्न आएगा तो जी, प्लस माइनस दोनों में क्या लिखेंगे? हाँ। अबे यहाँ से नहीं लिखा, चलो लिखो लिखो। कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया था ये। कुछ भी बोल सकता है, नेट परचेज प्राइस बोल सकता है, परचेज प्राइस है नेट में आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा, तुम्हें से कितने बच्चों को पता है जैसे कहीं शॉपिंग मॉल में लिखा होता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट, तो तुम्हें चीज फ्री की मिलती है? क्या होता है? हाँ, तो टोटल 75% डिस्काउंट है, वो 100% नहीं है। 50 फिर बाकी के 50 का 50 हो जाए तो बताना भाई। ये स्टडी मैट का अच्छा क्वेश्चन था इनका, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल थे, ये थोड़ा सा अच्छा पूछा था उन्होंने क्वेश्चन। है क्या कह रहे हो? इसका आंसर सीधे रखा है, इसका आंसर हाँ सही दे रखा है। वो कई बार हल्की हल्की गलती कर रखी है, ज्यादा नहीं है, आगे भी 1-2 चैप्टर में है गलतियां छोटी छोटी सी। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मैं बता दूंगा, बिल्कुल बताऊंगा। इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने से कुछ ना होता है यार, ठीक है। पर मेरे हिसाब से इनको सिलेबस अब अपडेट कर देना चाहिए, 2026 आ गया, 22 का सिलेबस चला रहे हैं अभी तक है। हो जाए तो बताओ भाई। पहले लगा दी, हाँ इनवॉइस में तो जीएसटी लगेगा ना। कौन सा? हाँ 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 हाँ, पर केजी है ना, ये पर केजी है, पर केजी से सीधा यहाँ पे पहुंच गया ना। अब क्या बचा है इसमें? आपका बचा है लीफो फीफो, पता है लीफो फीफो पढ़ा कभी? पढ़ा, फाउंडेशन नहीं था लीफो वो, बीकॉम में है। क्या होता है लीफो? अबे फुल फॉर्म नहीं होता, क्या है? लास्ट से फर्स्ट आउट। हाँ
लीफो मतलब ताज़ा सामान पहले निकलेगा, फीफो मतलब पुराना सामान पहले निकलेगा, जो पहले आया वो पहले निकलेगा, है ना। अपनी डेली लाइफ से कोई एग्जांपल बता सकते हो लीफो फीफो का? डेली लाइफ से आलू भी होते हैं पुराना पहले पुराने यूज़ होते हैं फिर बाद वाले यूज़ होते हैं। मान लो पुराने वाले ख़राब हो गए तो, नहीं पहले पुराने से यूज होता है ना ख़राब हो गया तो, खराब हुआ फैमिली में और कोई एग्जांपल? और लीफो में गोल्ड वगैरह। लीफो में गोल्ड, जो ताज़ा गोल्ड है वो पहले निकलेगा। गोल्ड तो पुराना वाला, गोल्ड तो गोल्ड है, वो कैसे निकाल छोरा लाया छोरी। हाँ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लीफो फीफो का कोई बढ़िया एग्जांपल सोचो। मेरे पास है बहुत बढ़िया, तुम कभी नहीं बोलोगे, लेकिन पहले मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ। फीफो का मतलब होता है जो सामान पहले आया है वो पहले निकलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। लीफो का मतलब होता है जो सामान अभी ताज़ा है पहले उसे यूटिलाइज कर लो, मतलब जो लास्ट वाला है वो पहले निकलेगा और जो पुराना है वो बाद में निकलेगा। समझ आ गया मतलब? समझ आ गया? उसकी फुल फॉर्म में उसका मतलब है बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सोचो, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड एग्जाम्पल है फीफो और लीफो, कहीं भूलोगे नहीं। पेट्रोल, पेट्रोल कैसे हो सकता है? मतलब ऐसे करते हैं तो ऊपर से जितना लास्ट में बराबर निकलेगा ना। लेकिन अगर ऊपर से पेट्रोल की ढक्की खोल दो तो हाँ जी, लीकर, लीकर कैसे बोला? दारू को कैसे बोला? लीकर में तो लीफो लगना चाहिए ना कि ताज़ी वाली अभी खत्म कर दो, जो पुरानी हो उसे और पुराना होने दो, उतनी अच्छी लगेगी। हालांकि मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ बट ठीक है, बहुत चीज़ें पता है थोड़ी बहुत। हो गया, नोट हो गया? और कोई एग्जांपल सोचो, सोचो सोचो, लगाओ दिमाग। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या यूज़ होता है ऐसा? अरे सर ये फीफो हो सकता था। लास्ट फर्स्ट आउट में टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफोन वगैरह। लास्ट इन, फर्स्ट और फिर पुरानी का क्या करें? पुरानी तो खत्म ही हो गई ना, पुरानी तो यूज़ ही नहीं हो पाएगी। लास्ट वाली फिल्म निकलेगी ना। हाँ वो सही है, वो मैं एग्री कर रहा हूँ बिल्कुल तेरे साथ, पर फिर पुरानी वाली तो आउट ऑफ डेट हो गई ना। लास्ट वाली तो निकाल दिया। लास्ट निकाल मतलब होना तो दोनों के रिगार्डिंग चाहिए। तेरा एग्जांपल सही है ना? थोड़ा टेक्निकल हो गया। हो गया नोट? जल्दी जल्दी करो दादा, आ रहा कुछ और दिमाग में? हाँ जी मिस्टर मंगलम, क्या नाम है? जयदीप अलावत, आगे पूरा नाम? जयदीप। और दूसरा कौन सा था? प्रियांशु। तेरा इसका तो नाम प्रियांशु है, मैं भी क्या पूछूं। अभी सबके नाम पूछता हूँ, उनको नाम याद हो जाएंगे जल्दी। नाम याद होने चाहिए, फिर टोकने में मजा आता है, जो काम नहीं करे ना। ठीक है, हो गया था नोट? देखो फीफो का मतलब क्या होता है? जो पहले जाएगा वो पहले, जो पहले जाएगा वो पहले निकलेगा बेसिकली। लीफो का मतलब जो लास्ट में जाएगा वो पहले आएगा। हाँ थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ वॉमिट लिखूँ तो सही है क्या? सही है? अगर वॉमिट लीफो का है तो फीफो का आई थिंक आप समझदार हो। अगर आप समझदार नहीं हो तो आप जो सुबह सुबह करते हो, ठीक है, अब आप कभी भूलोगे नहीं मेरे हिसाब से। मैंने तो भाई ऐसे ध्यान रखा हुआ है, याद रखने की बात है। आओ जी, ठीक है। तो लीफो फीफो के ना क्वेश्चन कराता हूँ आपको, मजा आएगा। पेपर में आते हैं भाई इसके क्वेश्चन, खत्म हो जाएगा टॉपिक। अपन करेंगे पहले बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन उठाएंगे फीफो लीफो का ना। स्टैंडर्ड प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस, ये आया लीफो, ठीक है, और ये आया आपका फीफो, ठीक है। तो पहले फीफो करते हैं।
क्वेश्चन पढ़ते हैं, आओ इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है। आप अभी इसकी फोटो भी ले लेना, पहले पढ़ लेते हैं आराम से, सुनो। प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट, ये आपको समझ बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना बताओ? 500 टन है, कितने रुपए में? 200 रुपए में, ठीक है। तो ये देखो 500 टन है 200 में इन्होंने डाल दिया, अभी दिखा भी दूंगा। 200 टन रिटर्न कर दिया, रिटर्न करा 15 टन, ठीक है सर, रिटर्न भी आएगा। तो डिपार्टमेंट से रिटर्न आएगा तो मेरे पास ही आएगा। फिर इशू, तो यही 3 ही ट्रांजेक्शन आती है इसमें, एक इशू की, एक रिसीव की, एक रिटर्न की, ठीक है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो अपन करेंगे क्या, इसकी हेडिंग क्या है, इस टॉपिक को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं स्टोर्स लेजर। जो स्टोर में बंदा बैठा है वो लेजर बना रहा है, तो जो स्टोर में फर्स्ट आउट, ठीक है। तो बेटा जब भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो ध्यान रखना आपको करना कैसे है, ये स्टोर है, और फैक्ट्री है, इधर स्टोर, और इधर पीछे कौन हो गया, सप्लायर, जहां से क्या आ रहा है, सामान आ रहा है। सही है सब कुछ, सर्कल नहीं। इसको इशू करेगा फैक्ट्री, तो मतलब जो निकल गया, रिसीव मतलब जो इसको मिला, इशू मतलब जो यहाँ से निकल गया, सही है। कई बार क्या होगा बेटा, कई बार यहाँ से इसके पास आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। स्टोर पे सुनना, स्टोर पे रिसीव क्या होगा, जो सप्लायर से मिला, इशू क्या होगा, जो आपने उस डिपार्टमेंट के लिए यूज नहीं हो रहा, उसने वापसी भेज दिया कि सर आप किसी और डिपार्टमेंट को दे दो। एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, मान लो मैं स्टोर हूँ और ने मुझे वापसी दे दिया, मैं किसी और को दे दूंगा, पॉसिबिलिटी है, या तो सही है। अब सुनो, क्या सर ऐसा भी हो सकता है स्टोर से वापसी सामान सप्लायर के पास जाए? बिल्कुल हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। बस, मुश्किल है क्या? पक्का? देखो क्वेश्चन बताऊंगा कैसे होता है, लिखो क्वेश्चन, समझ में तो क्वेश्चन से ही आएगा आपको ये। बाकी बच्चों ने बीकॉम सेम 1 में पढ़ाई होगा इसको, बीकॉम ऑनर्स में नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मत बोला करो, SOL बोला करो। सोल क्या होता है? आत्मा, जूते का सोल। बच्चे सोल सोल बोल रहे हैं। तो एक बार क्लास में बच्चा बैठा, कह रहा सर कल ना मेरा सोल का पेपर है पास। सोल का पेपर है? मैं भाई ये क्या होता है? कह रहा आपको सोल नहीं पता? मैं कहा तू अंतरात्मा से पेपर दे रहा है क्या? कह रहा अरे नहीं सर उसे प्रोनाउंस सोल करता है। मैं कहा नहीं भाई तू स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, तू SOL बोल, सोल क्या होता है? कब है पेपर? अभी डेट ही, और पेपर कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अरे उस स्टार्टिंग पहली लाइन लिखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट में लिखो कंक्लूजन, बीच में कुछ भी लेके आ रहा है। चलो हो गया ना नोट, हो गया, करे क्वेश्चन।
आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7, फोटो लेनी है तो फोटो ले लो इसकी, ताकि आपके पास सारी एंट्रीज हो। ये लो फोटो ले लो, फिर चालू करते हैं क्वेश्चन। फोटो ले लो भाई, फोटो ले। पेज नंबर पीडीएफ का 101 है, और वैसे देखिएगा पेज नंबर पीडीएफ का तो 101 है, इसका 93 है। आओ जी, बनते हैं। इसमें सबसे पहला कॉलम बनेगा आपका डेट का। डेट के बाद आगे 3 मेजर कॉलम बनेंगे। पहला रिसीट, सामान आया कहाँ से, मतलब स्टोर से, स्टोर के अंदर कितना सामान आया। फिर इशू, स्टोर से आगे सामान गया कितना, और लास्ट में बैलेंस। बेसिकली ये जो सारे मेथड होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल सको सही से। तो डेट का कॉलम छोटा बनाना, रिसीट इशू बैलेंस के कॉलम बड़े बड़े। वही क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट बनता है, इसका फॉर्मेट फिक्स है पूरे मटेरियल चैप्टर में, बस इसी का फॉर्मेट। बोलो 500, तो क्वांटिटी में लिखो 500। रेट कितना दिया है 200, तो अमाउंट में कितना आ जाएगा बोलो 1 लाख। बोलो आराम आराम से। आओ जी, अगली एंट्री, इशू करे 70 टन। अब सुनो, कौन सी डेट को करें इशू, 3 तारीख को। तो बेटा 3 मार्च को क्या हुआ, 3 मार्च को रेट पे दिए होंगे 200 के रेट पर, 200 के रेट से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगी वैल्यू। ये कितना आएगा 14,000। तो 1 लाख में से 14,000 माइनस किया, कितना। लो, कोई डाउट है तो पूछो, पक्का चल सकता हूँ आगे। भाई 3 के बाद अगला बताना कब। पक्का, बहुत सिंपल। आगे बोलो भाई, 4 के बाद फिर से इशू करा, कितना 80। 330 में से 80, मतलब साथ साथ ही चलेंगे। इतना हो गया मेरा, आप भी कर लो। कोई डाउट है तो बोलो भाई। पक्का, ठीक है। अगली एंट्री बताना भाई, अगली एंट्री क्या है 13 मार्च। सुनो, ये है 13 मार्च की एंट्री, ठीक है। 13 मार्च को क्या करा, सप्लायर से लिया कितना 200, किस रेट पे। बेटा बात समझना, आपने सप्लायर से किस रेट पे लिया हमेशा क्वेश्चन बताएगा। आप आगे इशू किस पे कर रहे हो वो कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो हर मेथड के हिसाब से चेंज होता चलेगा, है ना। तो देखो आपने 200 लिया, किस रेट पे 190। बेटा 1 मिनट इधर सुनो, देखो वैसे आता होगा बच्चों को, जिसको नहीं आता इधर सुनो। बताओ पुराना कितना है, पुराना बैलेंस, पुराना बैलेंस है 250। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000। कोई डाउट, इतना। अब 250 के बाद ये 200 और अभी मेरे पास नया आया है, ये
अच्छा इन दोनों में से पुराना सामान कौन सा बताओ? 250। नया कौन सा है? 200। हमारा मेथड कौन सा चल रहा है? फीफो। तो पहले अगर कुछ भी इशू, सही है, लिखो भाई, इतना लिखो, बस ये चीज समझानी थी, आगे तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। कोई डाउट है क्या? पक्का? 13 मार्च के बाद अगली एंट्री क्या हुआ भाई? 14 मार्च को रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, कितना? 15। एक मिनट सुनो, अच्छी एंट्री, एक मिनट सुनो। डिपार्टमेंट से रिटर्न आया तो मैं स्टोर हूं, बात समझना, मैं स्टोर के लिए एंट्री कर रहा हूं। स्टोर को मिला होगा या नहीं? डिपार्टमेंट से वापसी आया ना, तो स्टोर को मिला। स्टोर को मिला तो कौन से कॉलम में आएगा? रिसीडियल कॉलम में। कितना? 15। यहाँ तक सही है? अब एक बात सुनना, यहाँ तक पहले बताओ, ये देखो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो, आपको डिपार्टमेंट से रिटर्न हुआ तो स्टोर को तो सामान मिला होगा। अब सर बात आती है कौन से रेट पर। अगर आप ध्यान से देखो, अभी तक जो भी आपने डिपार्टमेंट को दिया, कौन से रेट पे दिया है? तो किस रेट पे वापसी मिलेगा? 200। ठीक है, वो एंट्री ही ऐसी बनाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, चलते चलना, देखो आगे आएंगे, आपके डाउट जो होंगे सारे खत्म होंगे। इतना क्लियर हुआ? तो किस रेट पर दिखाऊं उसको? 200। कितना हो जाएगा? 3000। अच्छा बैलेंस में बताओ, बैलेंस में कैसे लिखूं उसको? बैलेंस में किस तरीके से लिखूं? सबसे पहले क्या आएगा आपका? 250। ये देखो सबसे पहले था 250, ये तो सबसे पुराना चल रहा है 200 के रेट पर। फिर इसके बाद कौन सा आ गया? 200। और 200 के बाद अब कौन सा आ जाएगा? 15। फिर से 200, सीधा ऐड नहीं करोगे। ठीक है, उन दोनों को ऐड नहीं करेंगे। आप समझ, ये तो मेरे पास पहले से रखा हुआ है, ये एक डिपार्टमेंट में जाके वापसी आ चुका है, तो बस मैं नीचे दिखा दूंगा। अभी मिला ना मेरे को, है फर्स्ट वाला, लेकिन उसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बात समझ, एक डिपार्टमेंट में तो जा चुका था ना, तो मैं कंसीडर करूंगा नया आया है एक तरीके से 200 के में। ठीक है, क्योंकि किसी और डिपार्टमेंट में काम में आ जाएगा। सही है, बोलो कितना यूज करेंगे? यूज करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में इसको यूज नहीं करेगा, 250 को रखेगा तो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सीक्वेंस ये चलेगी। ठीक है, बताओ 200 190 ये रहा बेटा, ये जो सामान खरीदा था ये वाला आया था यहाँ, तो फिर ये वाला इधर चल रहा है ना। अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना? पहला 50,000, दूसरा 38, फिर आ गया 3000। लो, कोई डाउट है? सही है। 14 मार्च, एक बार मेरे को ये बता दो यार, पहले 14 के आगे एंट्री कितनी है, उस हिसाब से फॉर्मेट बनाओ। ज्यादा, बहुत सारी एंट्री क्या? अभी तो फिर लंबा चलेगा फॉर्मेट। चलो ठीक है, 14 हो गया। 14 के बाद बोलो 16 मार्च। इसमें ना एंट्री में एक एक लाइन छोड़ के एंट्री करो तो ही ज्यादा अच्छा होता है, तभी साफ साफ दिखता है। 16 मार्च क्या हुआ भाई? 16 मार्च को कितना इशू? बेटा इशू 180 कहां से होगा ये बताओ? सबसे पुराने वाले में से, 250 में से। सही है, एक बात बताना, अगर इशू यहाँ पे 270 होता तो क्या करते? ऊपर वाला पूरा 250 चले आता और 20 जाता बाकी 200 में से। सही बात है ना? अच्छा, ये कितना रेट लूं? कितना हो गया? 18 दूनी 36,000 है ना। 250 में से 180 चलेगा, बचे कितने? और बाकी नीचे के तो सेम बचे ना। बताओ 70, 200 और 15, रेट कितना? 200, 190 और 200, तो लास्ट वाला तो 3000 ही आएगा। ये भी 38 चेंज हो जाएगा, कितना? बस इसमें एक चीज बेकार है, बार बार बैलेंस लिखते रहो, ये फालतू की चीज है। 16 के बाद बोलो, 16 के बाद 20। लो भाई 20 मार्च, क्या करूं 20 मार्च को? कितना? किस रेट पे? ठीक है, तो अमाउंट आप बता देना, मैं बैलेंस लिख रहा हूँ। बैलेंस 70 बचेगा, 200 बचेगा, 15 और 240, ये बचेगा 200 के रेट पर, ये 190, ये 200 और ये 195। कितना आ रहा अमाउंट? लो भाई लिखो फटाफट, बस इसमें रिपीटिशन के काम बहुत है भाई, क्या करें, करना पड़ेगा। मार्क्स चाहिए, आएगा 8-10 नंबर का आएगा, है ना। आपको चॉइस नहीं है ना अपने पास। अब मान लो बाकी पेपर टफ आया तो और कुछ आता ही नहीं, फिर तो ये करोगे ना, ऐसा होगा नहीं, बट स्टिल। 20 मार्च, 20 के बाद तारीख ऊपर कर दो पक्का? सिर्फ एक सेकंड, मैं बस फॉर्मेट बना लूं, कर रहा हूं नीचे। पेपर में भी ऐसी फॉर्मेट बनाना, स्केल से, टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना, सीधा हाथ से लाइन ड्रॉ करना। वो होगी नॉर्मल सी छोटी सी, जैसे रजिस्टर होती है। हाँ, मैक्सिमम चांसेस ये होंगे क्योंकि आईसीआई की तो वैसी होती है, तुम्हारी भी वैसी होगी। लगे तो लगे, क्या है, तू थोड़ी देना पैसे। अच्छा 20 मार्च के बाद आगे बोलो। 24 मार्च कितना इशू? अब सुनो 300 कहां से करूं? इधर सुनो 300 कहां से? सबसे पहले 70,
सर अभी तो 300 पूरे नहीं हुए, फिर 200, सर अभी भी 300 नहीं हुए, 270 हो गए, फिर 15, कितने कितने हो गए 250। अब लास्ट में से कितना, तब 300 हो गए ना पूरे, ठीक है। किस रेट पर 200, तो पहला तो सेम आएगा 14,000, बार बार कैलकुलेशन मत करना, सीधा दिमाग लगाओ, सेम ही तो आएगा 38, ये 3 लास्ट वाला चेंज हो जाएगा, लास्ट वाला बोलो 29। बेटा बैलेंस कितना बचेगा कोई बताएगा, 240 में से लास्ट में 15 इशू हो गए, तो बचा कितना, अब बचा 225, किस रेट पर 195 के रेट पर, बोलो कितना 4387। अब अच्छा है ना, बैलेंस थोड़ा सा ही बचा है, बैलेंस कम बचे तो सही है, स्टोर में अकाउंट में जितना ज्यादा बचे उतना बढ़िया। आओ इसके बाद 25 मार्च आ गया, क्या करना है, कितना, किस रेट पे 200, तो 32 दूनी 64,000 है ना, तो ये हो गया 225 और 320, 225 195 के रेट पर, 320 200 के रेट पर, 43875, और ये आ जाएगा 64,000 64,000। कोई डाउट है तो बताइए, ये सही है पक्का, खत्म हो गया। अबे कब खत्म करोगे, कितना 25 के बाद 26 मार्च क्या हुआ, कितना 115, 115 195 में, तो 225 में से 115 चलेगा, बचे कितने 110 और 320, लो कैलकुलेशन आप कर दो भाई, 64,000, ऊपर की कैलकुलेशन बताओ कितना आएगा, है 21450, तो ये आ गया है ना, और ये बताओ कितना आएगा, कितना 22425, से कितना 35। अब सुनो, रिटर्न जो भी लेना होता है वो लेटेस्ट रिटर्न पे लेना होता है आपको, जो भी लेटेस्ट अभी रिटर्न करा उसमें से ही सामान वापसी आएगा, तो लेटेस्ट रिटर्न कौन सा करा है 195। ये ध्यान रखना, जब भी ऊपर बहुत सारे रेट चल रहे हो तो रिटर्न हमेशा ये माना जाएगा जो अभी हमने सामान दिया है, हमेशा रिटर्न उसमें से आ रहा है, ठीक है। रिटर्न पे फीफो कभी नहीं लगता, इशू पे लगता है खाली फीफो। 3-4 वाले ये रहते तो भी 195 देता, मान ले 15 की जगह ज्यादा रिटर्न हो रहा होता, 20 हो रहा होता, तो 15 यहाँ से बाकी ऊपर वाले में से ऐसे, हाँ ठीक है। बोलो कितना, कितना आएगा, कितना लूं 6825। अच्छा बचा कितना, मतलब अब बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस बोलो 110 3, 110 195 के रेट पर, 35 भी 195, और 320 किस रेट पर 64,000 50। यार अभी भी खत्म नहीं हुआ, कितनी एंट्री हो रहे हैं, चलो फाइनली यार इतनी मुश्किल से लिखा है, लास्ट 28 मार्च क्या करूं, अगर आपसे कोई बोले क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी में ये बचा है, अमाउंट में ये। अच्छा था क्वेश्चन, सिंपल ही तो था बिल्कुल। डन, कोई डाउट, पक्का पक्का। बोलो भाई कोई डाउट। इस क्वेश्चन में रिवाइज क्या करोगे पेपर से पहले, रिटर्न की एंट्री, जो रिटर्न कहाँ से आया डिपार्टमेंट से, वही तो अच्छा है बस, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। हर क्वेश्चन में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के रखो कि ये रिवाइज करना है, सारे सारे क्वेश्चन रिवाइज नहीं होंगे लास्ट दिन पर। पेपर से पहले आप 3 पेपर दे चुके होगे,
है ना, और वो आपके ठीक ठाक ही जाएंगे। टीम से जाएगा, बीच में वो भी रहेगा ना, जो बहुत ग्रुप देंगे। तो बहुत दूर देंगे तो देखो ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप वन ग्रुप टू ऐसे है। हाँ, ये दिक्कत है। बस बेटा मजे लो आप, क्या बात है। रैंक लाएगा। भाई लिखना चाहते हो तो लिख लेना साथ में, इसको क्वांटिटी और अमाउंट के बारे में, ठीक है। डन, चलो आगे। आओ जी, एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूँ बस, ओनली वन। लग तो रहा है एक ही मिलेगा, बाकी देख लेता हूँ अगर एक से ज्यादा मिले तो। एक तो आप करोगे, हमने कौन सा करा अभी, 12 7 है ना, आपने 7 करा तो हमने 7 करा, आप घर से 8 करोगे, ठीक है। हाँ 8 में है क्या, सिर्फ लीफो है, बताया तो लीफो का मतलब कुछ नहीं होता, लास्ट इन फर्स्ट दिक्कत नहीं है। 200 और आया, 100 और 200 हो गया, ठीक है। 300 और आया, 100 200 300 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनना, 4 फरवरी को ये रहा, इशू करे 400 यूनिट, ठीक है। आपने 400 यूनिट इशू करे, अब लीफो है तो 400 यूनिट इशू कैसे होंगे, सबसे पहले लास्ट वाले में से 300 आपको दिया, एक इलस्ट्रेशन 8 लिख लेना, एक इलस्ट्रेशन 8 दिया 8, ठीक है। और एक करोगे इलस्ट्रेशन 6, है क्या इलस्ट्रेशन 6, 1/4/2022 कितना है बेटा, 400 यूनिट है 50 रुपए के हिसाब से। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग द फॉलोइंग रिसीट एंड इशू वर रिकॉर्डेड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर बनाना है। शो हाउ द वैल्यू ऑफ इशू वुड बी कैलकुलेटेड अंडर, मेथड पढ़ो, मेथड क्या है, बेस स्टॉक मेथड। सर क्या होता है बेस स्टॉक, अभी बताऊंगा, लेकिन बोथ थ्रू फीफो और लीफो बीइंग 100 यूनिट। क्या कहना चाह रहा है, बात समझो। कह रहा है मैं आपको फीफो से बताता हूँ पहले, 100 यूनिट हिलेंगे नहीं, मतलब 100 यूनिट 50 वाले जो है ये बेस है, इसको आप किसी को इशू नहीं कर सकते, ये आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा, बस ये है। कैसे होंगे, यही बात मेरे को मेन समझानी है आपको। अगर मैं इशू की बात करूं तो इशू जो 400 होंगे वो इस 300 में से होंगे, और फिर इस 100 में से। देखो ये हर एंट्री में आप कहीं पर भी देख लो, ये हर एंट्री में आपका फिक्स ही चलता रहेगा, ये नहीं हिलेगा। तो बेस का मतलब है जो पहली एंट्री में, जैसे सर आपको कैसे पता, 100 क्वेश्चन ने लिख के दिया है कि पहली एंट्री में 100 को बेस बना के चलना, उसे नहीं हिलाना। तो मैं ये बोलूं उसको फिक्स रखे, बाकी पूरा क्वेश्चन फीफो की। ये वैसे ही है, ये सवाल इशू के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपके पास आएगा, ठीक है। तो सर अगर ज़्यादा हमको देना होगा, ज्यादा ज्यादा देख, ज्यादा देना भी होगा, बैलेंस से ज्यादा तेरे को इशू करना होगा, उससे पहले वो खरीदवा देगा तेरे को और सामान,
ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, करके देखना, आराम से हो जाएगा, दे रखा आप कर लेना, ठीक है। सबसे पहला ए ओ, कल तक तो रिवाइज करेंगे इसको वाली लास्ट तक। क्या करें सबसे पहले, 2AO अपॉन सी रूट में, ए का मतलब होती है वो फिनिश गुड्स की होती है, तो आपको कंजम्पशन या यूसेज देखनी है, कंजम्पशन या यूसेज से आराम से निकल जाएगा। सही है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ईओ के ऊपर दो कॉस्ट बराबर होती है, ओसी और सीसी। ओसी कैसे आएगी, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएंगे, ए अपॉन ओ क्यू इंटू वाला और बिना डिस्काउंट। बिना डिस्काउंट में रिलेवेंट कॉस्ट, बिना डिस्काउंट में, विदाउट डिस्काउंट में सिर्फ ओसी और सीसी, क्योंकि परचेस होगा, सीसी परसेंटेज में चेंज होगा, सीसी परसेंटेज में क्वेश्चन ने मना कर दिया चेंज करने को, नहीं होगा। ये सब कुछ ठीक है। इसके बाद अगला, पहले दी लेस देन 200, फिर दी 200 से 400, 400 से 600। तो हम अगर अज्यूम नहीं बोला, हम अज्यूम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 200 400, 200 से कम में क्या करोगे, कुछ भी ले लो, 50 100 150 कुछ भी ले लो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। नंबर ऑफ ऑर्डर को कैसे रखेंगे, हमेशा डेसिमल में, ठीक है। यहाँ तक सही है। टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स, डेज, 12 मंथ या 52 वीक्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर। सही है पूरा। दूसरा क्या पढ़ा था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऊपर क्या आएगा, नीचे एवरेज। सही है, कंजम्पशन अपॉन एवरेज। कंजम्पशन कैसे आएगी, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। एवरेज कैसे, प्लस क्लोजिंग बाय 2, ठीक है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा तो फास्ट मूविंग है स्लो मूविंग, फास्ट, और ये कम है तो स्लो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा तो होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम, होल्डिंग पीरियड ज्यादा। सही है, खत्म। तीसरा, वेरियस ऑर्डर, वेरियस स्टॉक लेवल्स। सबसे पहला रीऑर्डर क्वांटिटी, बोलो EOQ, फॉर्मूला 2AO अपॉन सी रूट में। कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, मैं बोलूंगा तो बहुत बुरा लगेगा आपको, इसलिए बोल लो, है ना। दूसरा ROL, ROL के दो फॉर्मूले, पहला मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम, दूसरा सेफ्टी स्टॉक बफर स्टॉक मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है। तीसरा मिनिमम, बोलो एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम, मैक्सिमम ROL मिनिमम लीड टाइम। सही है सब कुछ। एवरेज दो फॉर्मूले, पहला मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, दूसरा 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। सही है। डेंजर इमरजेंसी वाला लीड टाइम और एवरेज कंजम्पशन। सही है। अगर कंजम्पशन डेज में दे रखी है तो लीड टाइम भी डेज में, वीक वीक और ईयर ईयर, जैसे डेज का है वैसे मंथ मंथ जैसे है, ठीक है। यार सही सब कुछ। इसके बाद आज आपने क्या पढ़ा, इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल में जब इनवॉइस बन रहा है सबसे पहले क्या आएगा, माइनस क्या होगा, 3 तरीके के होते हैं, ट्रेड होगा माइनस, क्वांटिटी कैश नहीं, ठीक है। माइनस करके नेट परचेज प्राइस आ गया। नेट परचेज प्राइस के बाद क्या जोड़ोगे, जीएसटी। जीएसटी तो जोड़ना ही है, क्रेडिट मिल गया तो नहीं जोड़ना, बाकी जीएसटी तो वैसे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा जोड़ना है। हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा, जीएसटी जोड़ दिया। सही है। अगर ड्रम दे रखे हो, ड्रम पे भी जीएसटी है तो पहले ड्रम जोड़ो फिर जीएसटी जोड़ो, इसको जोड़ के आ जाएगी टोटल इनवॉइस वैल्यू। अब इसके बाद बाकी फालतू खर्चे, इनवॉइस बन गया हमारा, उसके बाद बाकी फालतू खर्चे सारे जोड़ दो, उसके बाद क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट। एक बात ध्यान रखना, जब भी ड्रम को वापसी कर रहे हैं तो ड्रम के जो पैसे मिल रहे हैं सिर्फ वही मिलेंगे, जीएसटी कभी वापसी नहीं
नहीं मिलता, चाहे जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा हो चाहे नहीं मिल रहा, जीएसटी कभी वापसी नहीं आएगा। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात सोचो, जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा तो हमने केस करके देख लिया, और जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है तो फिर जीएसटी ऊपर ही नहीं आया ना, जब ऊपर ही नहीं आया तो नीचे भी नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट मिल रहा है तो फिर तो हम कहीं दिखाएंगे ही नहीं ना। यहाँ तक सही है। कौन कौन से खर्चे नहीं लेते? डिमरेज, डिटेंशन और फाइन पेनल्टी। फाइन पेनल्टी आपको पता है, डिटेंशन चार्जेस क्या होते हैं? डिटेन करने के। डिमरेज लेट टाइम की वजह से जो खर्चे लगाए जाते हैं। यहाँ तक सही है। इसके बाद क्या पढ़ा? स्टोर्ड लेजर। सबसे पहले पढ़ा फीफो, दूसरा लीफो। फीफो में जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है। लीफो में जो पहले आया वो बाद में जाएगा। इसके साथ एक और आ सकता है बेस मॉडल। बेस मॉडल में कुछ नहीं है, जो बेस है उसे हमेशा बैलेंस में चलाते चलना है। सही है सब कुछ? ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। बाकी करेंगे अगली क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में जी। नहीं, एक ही केस आएगा, या तो विद डिस्काउंट या विदाउट डिस्काउंट। सेम हो ही नहीं सकती कभी, कभी भी नहीं होगी।